वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र हूँ। तो बहुत बहुत वेलकम हो हमारे 10th वाले स्टूडेंट्स का, जिनके लिए हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी ने आईसीएसई के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो इन चारों का कलेक्शन एक जगह पे मिलेगा। बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेक्चर्स है और लेक्चर्स भी टॉपिक वाइज आपको है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर एक दिन में फिनिश हो गया, टॉपिक वाइज आपके लेक्चर हैं। साथ ही साथ सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे मॉडल पेपर पे, हमारे गेस्ट पेपर पे, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। बस आपको हमारे साथ वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इतना ही हमें चाहिए, इतना ही आप करेंगे हमारे रिवार्ड होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और इस चैनल की एक खास बात यह भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आईसीएसई और आईएससी का मटेरियल हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो 10th के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था, जिसपे आज की हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 पे हमने फोटोसिंथेसिस से कुछ जुड़े डिफिनेशन पढ़ी, हमने फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस को समझा, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की साइट को जाना कि भाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, किस जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है। हमने इस चीज को भी समझा। हमारी कहानी आगे बढ़ी और धीरे धीरे पहुंचे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। तो आज जो मैं लेक्चर देने वाला हूं बेटा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है आपको लेक्चर को। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराऊंगा और 100% आज के लेक्चर से क्वेश्चन फंसना है। फिर से मैं हर लेक्चर वही उठा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन आपके ज्यादा फंसे। तो आज का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैकेनिज्म कंप्लीट करूंगा मैं आज। मैकेनिज्म के बाद मैं कुछ फैक्टर पे भी बात करूंगा, जहां पर हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उस फैक्टर पे चर्चा करूंगा। एंड बचे हुए थोड़ा सा टाइम निकाल करके हम लोग 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी वर्कशीट सॉल्व कर देंगे। वर्कशीट नहीं सॉल्व कराई जाती बेटा किसी लेक्चर्स में, तो यहाँ पर हम वर्कशीट भी सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए और चलिए तैयारी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की लेक्चर नंबर 2। हम आज बात करेंगे आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो आपके मैंने पहले भी कहा था, आपने जब भी कभी लोअर क्लासेस में कुछ चीजों को पढ़ा है उन्हें भूल जाइए, अब नए सिरे से चीजों को देखिए। चलिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे आ जाए माय फ्रेंड्स। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे हम पहले समझ लें कि आखिर फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में है क्या। आपको याद होगा मैंने एक कॉमन सी रिएक्शन ऐड कराई थी, 6CO2 प्लस 12H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। ये तो एक कॉमन रिएक्शन थी जो एक समरी को डिफाइन करती है फोटोसिंथेसिस के, कि फोटोसिंथेसिस इतने केमिकल रिएक्शन में सिमट जाता है। हमें इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो हमने चले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने, तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट, light
डिपेंडेंट रिएक्शन, सेकेंड थी बेटा हमारी डार्क रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, अभी हम आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसका नाम आज के टाइम में थोड़ा मॉडर्न रख दिया गया है, नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया भाई साहब का, तो उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे, आप टेंशन मत लीजिएगा। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। इसी को बेटा हायर लेवल पे हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को आज के मॉडर्न टाइम में जो कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसी को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन, इधर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और ब्लैकमैन रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मेन मोटो क्या है कि फूड को बनाने के लिए, खाने को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? ये एनर्जी हमें लाइट रिएक्शन से मिलेगी। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो अभी आपको बता दूं लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना है, कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट बनाएंगे आप एटीपी। यहां पर आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनेगा आपका एटीपी। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा NADPH एंड तीसरा प्रोडक्ट यहां पर ऑक्सीजन निकलेगी। ये तीन चीजें बननी है हमारी कहां पर? लाइट रिएक्शन में। और यही चीजें जब डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगी तो बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ये एंड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और जब ये एंड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए डार्क रिएक्शन के पहले लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है। अब हम चलते हैं डीपली और समझते हैं कि आखिर लाइट रिएक्शन क्या है। तो चलिए समझते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। एक नई पेज को लेकर के हम देखते हैं इसको, लाइट रिएक्शन क्या है। हम सारी चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। हम इस तरफ आ जाते हैं और समझते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन जरा कहानी के तौर पे समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। आप ये आप अच्छे से जानते हैं थैलाकॉइड है, और इस थैलाकॉइड पे हमारे पिगमेंट मौजूद है। ये पिगमेंट है क्या? ये पिगमेंट है क्लोरोफिल। ये पिगमेंट क्या आपके? क्लोरोफिल। और ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका थैलाकॉइड। ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थैलाकॉइड।
और उस पर डॉटेड स्ट्रक्चर जो क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक, अब देखिए आगे, जैसे ही सनलाइट हमारे थैलाकॉइड पे पड़ी, थैलाकॉइड पे पड़ी, थैलाकॉइड के क्लोरोफिल एक्साइटेड हुए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। समझिएगा, अभी हेडिंग नहीं पढ़नी है, अभी पहले कहानी समझिए। लाइट रिएक्शन चल रही थी, सनलाइट पड़ी लीफ पे, लीफ में मौजूद थे क्लोरोप्लास्ट जिन्हें हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते थे। उस क्लोरोप्लास्ट पे पाए जा रहे हैं ढेर सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जिससे हमने थैलाकॉइड नाम दिया था। अब जब थैलाकॉइड पे सनलाइट पड़ी तो हमारे थैलाकॉइड के जो क्लोरोफिल पार्टिकल मौजूद थे वो एक्साइटेड हुए और उन्होंने एक्साइटेड होकर क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया किसने, ADP, किसने पकड़ लिया, ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो गया ATP। पहला काम हुआ कि हमें ATP मिल गई। कैसे मिल गई, आपने देखा सनलाइट पड़ी थैलाकॉइड पे, थैलाकॉइड एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उस इलेक्ट्रॉन को ADP ने पकड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया, ATP में। एक हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिल गया, तो इनको बॉक्स में बंद कर दिया जाए। ये एक हमें हमारा एंड प्रोडक्ट क्या हो गया है, मिल गया है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, नाम बाद में बताऊंगा, नाम नहीं। अब बेटा जब थैलाकॉइड के सराउंडिंग वाटर मौजूद था, जब सनलाइट पड़ी तो इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कहते हैं या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया H+ और OH- में। लेकिन हमारे 10th के लेवल में OH- की जगह डायरेक्ट दिखा दिया जाता है कि ऑक्सीजन बन गई। वो इसलिए बन गई कि OH अगर 12 मॉलिक्यूल OH के ले लीजिए तो वाटर भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगी। तो मैं यहाँ पर स्लैश करके कनेक्ट कर दे रहा हूँ ऑक्सीजन, यानी वाटर के ब्रेकडाउन होने से क्या बना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर, देख लीजिए, नोट करिए जल्दी से इसको। बन गया है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यानी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो बना ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। ऑक्सीजन चाहे प्लांट खुद रेस्पिरेशन में यूज कर ले या हमें दे देगा। तो वाटर का यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप पे क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन बना बेटा, इस हाइड्रोजन को एक केमिकल वहीं पे मौजूद होता है, निकोटिनोमाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। क्या है, NADP, निकोटिनोमाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बेटा क्या करता है ये NADP, ये H+ को अपने से जोड़ लेता है और बन जाता है NADPH। क्या बन जाता है, NADPH। यानी हमें तीन चीजें हासिल करनी थी, एक एंड प्रोडक्ट ये, दूसरा एंड प्रोडक्ट, एंड ये आप देख रहे हैं थर्ड एंड प्रोडक्ट। हो गया, लाइट रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गई। अब आइए बात सर हेडिंग क्या थी। तो भाई देखो, पहले में तुमने क्या किया, सनलाइट पड़ी थैलाकॉइड पे, थैलाकॉइड पे मौजूद क्लोरोफिल पार्टिकल्स एक्साइटेड हुए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया किसने, ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और क्या कन्वर्ट हो गया, ATP। बेटा इसे आप हेडिंग में क्या लिखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहली हेडिंग बनी एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, नोट कर लीजिए पहली हेडिंग एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब जो ये ATP बन रहा है, बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछता है, जब ADP से ATP बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा, उस टर्म को मैं यहाँ राइट कर देता हूं। देखिए नंबर डाल दे रहा हूं। नंबर पहला टर्म क्या था, टर्म हो जाएगा हमारा फोटो रिलेशन। पहला टर्म बना photophosphorilation. The formation of ATP from the ADP is called photophosphorilation. सेकेंड स्टेप क्या बना बेटा,
सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है। इस जो प्रोसेस होता है ना बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट डिफाइन करिए फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, सेकंड डिफाइन करिए फोटोलिसिस क्या है, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर आपने क्या बनाया है, NADPH, यानी हमारा फॉर्मेशन हुआ NADPH, बस इतना। तीन चीजें आपने करी, यही तीन चीजें हमारे लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड बहुत ताबड़तोड़ पूछता है, बोर्ड ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द सोर्स, राइट डाउन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। आपसे अगर मैं पूछ लूं बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकल रही है लाइट रिएक्शन में, या फोटोसिंथेसिस में बोलिए पूरा, तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स साफ साफ आपको दिख रहा है वाटर। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता तो हाइड्रोजन और OH ना बनता, और OH ना बनता तो ऑक्सीजन नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आना है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, वाटर है। अब बेटा आपने जो तीन चीजें बना ली ना, ये तीन चीजें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। अब इनमें का जो आपने ऑक्सीजन थी तो वो तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। अब इनका देखिए यहाँ पर यूज होने वाला है, क्या यूज होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो हमारी अगली जो हेडिंग बनती है वो हेडिंग बनेगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो हमने लाइट रिएक्शन को समझा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को जाना, अब पहुंचते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में और मैं बताना चाहूंगा आपको कि लाइट रिएक्शन से अगर आप पूछते किस प्लेस पे होता है, तो मैंने साफ साफ लिखा है लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, थैलेकोइड पे हो रहा है। अब थैलेकोइड से चीजें कहां डाल दी गई, स्ट्रोमा में। ये चीजें कहां बन गई, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड होता है। तो डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है, पहले याद रखिए, ये हो रहा है आपका स्ट्रोमा में। कहां हुआ, स्ट्रोमा में गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमा में वो एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे CO2 को कैप्चर करने में। अभी तक CO2 का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, CO2 का इन्वॉल्वमेंट अब होगा। चलिए डार्क रिएक्शन पे आ गए। अब डार्क रिएक्शन कहां पे हो रही है, स्ट्रोमा पे। स्ट्रोमा में बेटा केमिकल मौजूद होता है, उस केमिकल का नाम है RUBP। क्या नाम है केमिकल का, RUBP। इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। एक्सपैंड फॉर्म ज्यादा पूछता नहीं है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 को अपने से जोड़ने की पावर रखता है। इसके अंदर पावर है, ये CO2 को जोड़ लेगा अपने से, लेकिन इसको इसके लिए चाहिए क्या, एंजाइम्स। CO2 जोड़ लेगा, नो डाउट जोड़ लेगा, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए भाई साहब को, भाई साहब को चाहिए एंजाइम्स। तो CO2 जुड़ेगा लेकिन एंजाइम चाहिए। एंजाइम हमारा कूद के आ गया है, हमारे एंजाइम भाई साहब हैं रुबिस्को। क्या है, रुबिस्को। रिबुलोज, नोट कर लीजिए पॉइंट, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इतना नोट करिए, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, C से कार्बोक्सिलेज, O से ऑक्सीजनेज। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम है, दुनिया में सबसे ज्यादा ये एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम एक्टिव कर देता है, RUBP को जोड़ देता है, RUBP जाग जाते हैं, और RUBP जैसे जाके CO2 तुरंत कैप्चर हो गई RUBP से। लेकिन इतने से काम नहीं चलना है, इनको एनर्जी चाहिए, यानी
ATP चाहिए, और जो आपने ATP बनाई थी वो जो आपने ATP बनाई थी वो ATP यूज हो जाएगी और फिर से ATP से ADP बन जाएगा, फिर से ATP से ADP बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए यूज हो गया, जो ATP बनाई थी हमने ATP यूज हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहीं पर CO2 तो CO है आपके पास, क्या चाहिए ग्लूकोज के लिए 3 आइटम्स है ना, कार्बन, ऑक्सीजन और तीसरा क्या चाहिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन देंगे लाके भाई साहब हमारे NADPH, यहीं पर हमारे NADPH भी चले जाते हैं, NADPH और क्या बना NADPH यूज हो गया, NADP बचा। और इस तरीके से यहाँ जो केमिकल कंपाउंड बनेगा आपके 10th के लिए बोला जाता है, यहाँ पर बन जाता है ग्लूकोज। जबकि हाई लेवल पे यहाँ पर फास्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है, और उस फास्फोग्लाइसेरिक एसिड के बाद कई सारे स्टेप होते हैं, तब कहीं जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के हम ले रहे हैं क्लास, तो हमें ग्लूकोज यहाँ रखना पड़ेगा। ग्लूकोज जब ज्यादा बन गया तो ग्लूकोज का हो जाता है पॉलीमराइजेशन, ग्लूकोज बनाता है स्टार्च, ग्लूकोज बनाएगा स्टार्च। आप देख रहे हैं लाइट रिएक्शन की चीजों को हमने डार्क रिएक्शन में यूज किया, जो ATP थी उसको यूटिलाइज कर लिया, NADPH को यूटिलाइज कर लिया और ग्लूकोज तैयार हो गई। अब जो ग्लूकोज तैयार हो गई है उस ग्लूकोज से क्या बना, स्टार्च बन गया। क्या बन गया, उस ग्लूकोज से स्टार्च बन गया। अब ग्लूकोज से स्टार्च बनने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से क्या बना, स्टार्च बन गया। अब आपको एक चीज और बता दूं, आगे आने वाले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे फोटोसिंथेसिस से जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे होगा, तो वहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्च का एक काम है कि स्टार्च को हम कैसे पता लगाएं कहां पर स्टार्च है। तो स्टार्च का पता लगाने के लिए हम स्टार्च के पास आयोडीन मिला देते हैं। आयोडीन एक ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा स्टार्च जो कलर शो करता है वो कलर ब्लैक ब्लू कलर का कलर शो करेगा, ब्लैक ब्लू मिक्स कलर शो करता है। इसे ही आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे, आयोडीन टेस्ट। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कैसे लाइट और डार्क रिएक्शन हो रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि लाइट और डार्क एक के बाद एक होगी, तो ऐसा नहीं भाई, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ में चलते हैं। डार्क रिएक्शन की जरूरत ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में ही होगी, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, क्यों, लाइट की जरूरत नहीं है। तो हमारे बहुत सारे डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट डार्क रिएक्शन को नाइट में करते हैं, क्यों, क्योंकि वो नाइट में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ठीक है। तो वो CO2 लेने का कार्यक्रम नाइट में कर रहा है, इसलिए कहा कि ऐसा नहीं कि एक के बाद एक ही हो जाएगी, टाइम भी लग सकता है। तो जो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रीजन पे जो प्लांट्स हैं वो नॉर्मल साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट है वो डार्क रिएक्शन नाइट में कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करी तो दो हमने पार्ट किए फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो था, इस लाइट रिएक्शन में सनलाइट पड़ी यानी एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल हुआ, एक्टिवेशन हुआ क्लोरोफिल का तो हमारा ATP तैयार हो गया। सेकंड में क्या हुआ, फोटोलिसिस हुआ, फोटोलिसिस हुआ तो हमें दो चीजें मिली, ऑक्सीजन मिली और क्या मिला, NADPH मिला, दो चीजें मिल गई हमें। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर चली गई। मैंने ये चीज आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई बताएं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, तो ऑक्सीजन का सोर्स वाटर मॉलिक्यूल है। हमारी कहानी आगे बढ़ी,
लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स को हमने यूज किया डार्क रिएक्शन पे। जब हम डार्क रिएक्शन में पहुंचे तो स्ट्रोमा में एक मौजूद है केमिकल रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट। ये रिबुलोज 1,5 बाइफास्फेट एक एंजाइम रुबिस्को की प्रेजेंट में एटीपी लेकर के एनर्जी बनाता है और क्या CO2 को लेकर किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। सबको यूज कर लिया, जितनी चीजें थी सारी चीजें यहाँ यूज हो गई हैं, सारी चीजें यहाँ यूज कर ली और चीजों को यूज करके बना ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ज्यादा बन गया तो ग्लूकोज को क्या कर लिया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ज्यादा खाना बन गया तो पेट उल्टी तो कर नहीं देगा, तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर लिया गया, स्टार्च में। अब जो स्टार्च बना, ये स्टार्च आयोडीन के साथ, स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लैक और ब्लू कलर से, ब्लैक और ब्लू कलर शो करता है, इसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। तो अगर लीफ में देखना है कहीं पर तो हम उस लीफ में ब्लैक और आयोडीन, पहले उसके लिए बड़ा फंडे हैं, लेकिन आगे समझिए आयोडीन डालेंगे तो ब्लैक ब्लू कलर शो करेगा। बाकी तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कैसे डेमोंस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि इस बार के लेक्चर में, इस बार का जो एग्जाम आएगा उसमें 5 मार्क्स का डेमोंस्ट्रेशन फंसेगा इससे, ठीक है। तो चलिए हमने समझ लिया फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है, मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ गई ना। तो सारी चीजें बेटा लीव्स में हो रही हैं, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में हो रही हैं, क्लोरोप्लास्ट के थैलेपॉइड में हो रही है, सारी घटनाएं घट रही हैं जो आपको मैंने सारी चीजें बताई। अब आते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमारे इस फोटोसिंथेसिस के रेट को। लेकिन फोटोसिंथेसिस के रेट को फैक्टर अफेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसपायरेशन में था कि कौन से फैक्टर ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा नॉलेज की बात है, पढ़ लिया जाए। तो हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए उन फैक्टर्स पे बात करते हैं। पहला फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर की तरफ कि कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। बेसिकली अगर देखें तो हमेशा फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप। एक आप डिवाइड करेंगे फैक्टर इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले देख लें कि कौन से हमारे ये फैक्टर्स हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंटेंसिटी ऑफ लाइट से लेने का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो आप देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे बढ़ती गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया, लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक केवल बढ़ा। बाद में फिर ये कांस्टेंट हो गया। क्योंकि अभी आपको हम पढ़ाएंगे कि अभी मैं इसकी जस्ट बात आपको दे रहा हूं लेक्चर। एक न्यूटन लॉ था, वो लाइट की इंटेंसिटी पे था और टेम्परेचर की इंटेंसिटी पे था, दोनों पे था। तो जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी अप टू अ लिमिट। एक लिमिट के बाद क्योंकि भाई बहुत लाइट बढ़ जाएगी तो क्लोरोफिल को तो डिस्ट्रॉय होने चालू हो जाएंगे। तो जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने चलेंगे तो कैसे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, आ रही ना बात समझ में। तो एक टाइम के बाद फोटोसिंथेसिस धीरे बढ़ जाएगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी दिया गया है। क्या दिया गया है कि देखिए एक टाइम तक रेट जैसे जैसे CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, भाई ज्यादा CO2 ज्यादा फोटोसिंथेसिस चल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। एक टाइम के बाद क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। और जब बैलेंस हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, अब जब बैलेंस हो गया है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। फोटोसिंथेसिस रेट अफेक्टेड हो जाएगी। क्लियर। देन टेम्परेचर पे बात करें। अब देखिए टेम्परेचर, क्योंकि सनलाइट से जुड़ा हुआ है टेम्परेचर, तो पहले धीरे था लेकिन फिर तेज हुआ भयंकर तरीके से, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक के, ऑप्टिमम टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। सवाल आता है सर ऑप्टिमम टेम्परेचर है क्या। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है बेटा वो होता है अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस तक। 35 डिग्री सेल्सियस के बाद एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म। कौन सा एंजाइम याद आ रहा है, रुबिस्को। एंजाइम की एक्टिविटी धीरे पड़ जाती है और जैसे एंजाइम की एक्टिविटी धीरे पड़, देखिए धड़ाम से गिर पड़ा फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर बढ़ गया, सारे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। जहां 40-45 डिग्री 46 डिग्री से देखते हैं पत्तियां झुलस जाती हैं। अरे पत्तियां झुलस गई तो फोटोसिंथेसिस तो गया। तो देखिए फॉल हो गया, टेम्परेचर तुरंत गिर पड़ा। अच्छा, अब आ जाइए
वे तो CO2 के बिहाफ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बिहाफ पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये ग्राफ याद कर लेना है कि जब लाइट बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस बढ़, सब में फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है अप टू अ लिमिट है। इसलिए फोटोसिंथेसिस को मैं ज्यादा इसके लिए बोर्ड पे आपको ज्यादा नहीं प्रेशर दूंगा कि बोर्ड के लिए बहुत पढ़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अदर बच्चों से नॉलेज में अलग रहे इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ा। ठीक है बेटा। अब देखिए जो एक लॉ आता है क्यूटन लॉ, ये मैं बताता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्यूटन लॉ, ये है आपका क्यूटन लॉ। ये है आपका क्यूटन लॉ। क्यूटन लॉ, क्यूटन लॉ का मतलब था, आप देखेंगे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर कितना पहुंचा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.04% कंज्यूम हो रहा CO2। 20 से 30 डिग्री पहुंचा, ये बढ़ता चलेगा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, मान लीजिए मैं एक आइडियल देता हूं आपको कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और टाइमिंग थी उस जगह सुबह के 8 बजे। 8 बजे फोटोसिंथेसिस की रेट x टाइम पे चल रही थी, x टाइम दे रहा था, x की स्पीड से चल रहा था। 8 बजे टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा 10 डिग्री, 20 से 30 हो गया। 9 बजे ये रेट 2x हो गई, जस्ट डबल, 2 टाइम्स हो गई, मोर देन 2 टाइम्स चल रही है। अब यही अगर 30 से 40 हो जाए, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो रेट गिरना चालू हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि हर 10 डिग्री बढ़ने पर अप टू अ लिमिट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस चला गया, 35 पे काम होना बंद हो जाएगा। कह रहा लेकिन हर टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ा, तो हर 10 डिग्री बढ़ने पे टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस रेट जस्ट डबल हो जाएंगे। यानी 10 से चालू हुआ, 20 पे जस्ट डबल, 20 से 30 पहुंचा और बढ़ गया, लेकिन जहां 40-35 के आसपास पहुंचा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। फिर इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस रेट गिरेगी, ना कि बढ़ेगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसे क्यूटन लॉ के बोला जाता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर अप टू 35 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी जस्ट डबल। इसे हमने क्यूटन लॉ बोला, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको बताया। अब हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। हर दिन सीट्स हमारी रहेगी, हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करें, जो हमारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? हमने ले लिया उसको। सबसे पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, क्या कह रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर क्या? रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो भाई प्लांट के लिए CO2 जरूरी क्यों है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैं इसको नीचे अंडरलाइन करता हूं, आप इसको फिल कर लीजिए। क्या हो जाएगा? सॉरी, फोटोसिंथेसिस। एनिमल न्यूट्रिशन इज मोस्टली, एनिमल में जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो न्यूट्रिशन मोस्टली कैसा होगा? तो भैया एनिमल तो ऑटोट्रॉफ होता नहीं, वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड का होता है, यानी वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज इन द मिडिल ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में पाया जाता है बेटा मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। क्लोरोफिल में पाया गया मैग्नीशियम। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ, अभी पढ़ के आए, बोला था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कूल में ऑक्सीजन रिलीज करता है वो। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय, अभी भी बता दिया आपको, आयोडीन। सॉल्व करते चलिए। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन।
Then give the overall chemical equation of photosynthesis. Chemical equation of photosynthesis. ओके, दे डालेंगे, आपको पता ही है C6H12O6, पहले पेज पे स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था. Give the full form of NADP. तो NADP का फुल फॉर्म क्या था? निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, P for phosphate. P for phosphate. क्या बन गया? निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये बन गया हमारा NADP. ठीक है? फिर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस क्या आपको पता ही है, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन फ्रॉम वेयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. What is the role of the light? आपने देखा था लाइट नहीं होती तो क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होते, और एक्टिवेट नहीं होते तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, सारा खेल रुक जाता है. Describe the structure of chloroplast through available diagram. लास्ट लेक्चर में चले जाइएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. Suggest some habitats or natural circumstances in which. Suggest some habitats of natural circumstances in which light intensity, CO2, टेम्परेचर में लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस. यस, टेम्परेचर इज लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज़ सारी चीजें आप कर लीजिए, लेकिन अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ तो सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए इसको लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, बाकी क्वेश्चन को रख लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे लेके चलेंगे, क्योंकि ज्यादा लेक्चर थ्योरी और थ्योरी के साथ लेक्चर फिर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो लेक्चर्स के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए रखूंगा, इससे आपकी हैबिट पड़ जाएगी. Describe the different factors which influence the rate of photosynthesis. वे different factors में टेम्परेचर है, पेज देखिए, जो पेज मैंने पढ़ाया सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. यानी एक तरीके से वर्कशीट आपके लेक्चर में लगी हुई है. आप लेक्चर लीजिए, लेक्चर लेने के बाद लास्ट पेज पे आइए, क्वेश्चन मैंने रख दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने मन से. जो ना है क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, है कि नहीं? अच्छी चीज है. अब देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है. ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा तब जब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, उसके पहले नहीं. लेकिन क्वेश्चन हमारे पास वेल मेंटेन्ड रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास वो रहेगा. क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? तो हम आज के लिए अपना लेक्चर यहीं पे रोकेंगे और फिर से आपसे दोबारा मिलने की मुलाकात करेंगे. लेकिन उसके पहले आप एक ध्यान रख लें कि लेक्चर को ऐसे ही एंड तक देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में इसीलिए वर्कशीट लगा दी है. वर्कशीट लगा दी है तो आप सॉल्व कर देंगे. जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना आप अच्छे से बोर्ड में क्वेश्चन करके आएंगे. ये 100% सभी सब्जेक्ट में ऐसा है. जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको बोर्ड में फायदा मिलेगा. तो एंड तक लेक्चर को हमारे देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स को. तो चलिए, मुझे अच्छा लगा. नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे और वो टॉपिक होगा डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें मैंने कहा था कि बोर्ड के 5 नंबर हमें फंसाने हैं इस चैप्टर से. क्लियर? तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.